हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं पीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यूज 30/1/2024 के लिए। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों से कितने सही है ये बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक करके। कर वर्ष 1954 में स्थापित यह पुरस्कार जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग के भेदभाव के बिना उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा प्रदर्शन की मान्यता में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों तक सीमित है। तीसरा है, भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 वर्ष तक सीमित है। तो ये और ये सही है। ठीक है, इसमें है कि यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों तक सीमित है। ये मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए पहले इतना ही था, लेकिन बाद में ये बढ़ाया गया, इस कारण से ये गलत है। तो केवल 2 सही, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वर्ष 1954 में स्थापित यह पुरस्कार जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग के भेदभाव के बिना उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा प्रदर्शन की मान्यता में प्रदान किया जाता है। अतः कथन पहला सही है। यह पुरस्कार मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों तक सीमित था, लेकिन दिसंबर 2011 में सरकार ने मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को शामिल करने के लिए मानदंडों का विस्तार किया है। अतः कथन दूसरा सही नहीं है। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 वर्ष तक सीमित है। G77 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हालांकि G77 सदस्यों की संख्या बढ़कर 134 देशों तक पहुंच गई है, लेकिन इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण मूल नाम को बरकरार रखा गया है। यह संयुक्त राष्ट्र, पहला तो सही है। यह संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, ये भी सही है। इसकी अध्यक्षता अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के बीच क्षेत्रीय आधार पर घूमती और 1 वर्ष के लिए आयोजित की जाती है। तीसरा भी सही है। ठीक है, तो सभी 3 सही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो G77 15 जून 1964 को 77 देशों का समूह तब अस्तित्व में आया जब इन देशों ने जिनेवा में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अनेक्टाड के पहले सत्र के दौरान एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। G77 समूह में चीन को छोड़कर 134 सदस्य हैं, क्योंकि चीनी सरकार खुद को सदस्य नहीं मानती है बल्कि एक भागीदार मानती है जो समूह को राजनीतिक और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हालांकि समूह G77 चीन को अपना सदस्य बताता है। अतः कथन पहला क्या है, सही है। G77 विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। अतः कथन दूसरा सही है। इसकी अध्यक्षता जो समूह 77 की संगठनात्मक संरचना के भीतर सर्वोच्च राजनीतिक निकाय है, क्षेत्रीय आधार पर अफ्रीका, एशिया, प्रशांत, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के बीच घूमती है और चैप्टर द्वारा 1 वर्ष के लिए आयोजित की जाती है। अतः कथन 3 सही है। चैप्टर जो क्षेत्रीय प्रभागों को संदर्भित करते हैं, वर्तमान में युगांडा अध्यक्ष है, प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है और अफ्रीकी सम्मेलन के भीतर सदस्य देशों की ओर से G77 के कार्यों का समन्वय करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत भारत में 7 सुरक्षा बलों को संदर्भित करता है। तो ये पहला कथन क्या है, सही है। कितने सही है, ढूंढना है। असम राइफल्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है, लेकिन इसका परिसंचालन नियंत्रण जो है रक्षा मंत्रालय के पास है। तो ये भी सही है। यहाँ दोनों सही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत भारत में 7 सुरक्षा बलों को संदर्भित करता है। कथन पहला क्या है, सही है। असम राइफल्स में गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है, लेकिन इसका परिसंचालन नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास है। कथन दूसरा भी सही है। निम्नलिखित AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने लार्ज मल्टी मॉडल से संबंधित है ये बताना है। तो डेल E, स्टेबल डिफ्यूजन, मिड जर्नी सभी जो है लार्ज मल्टी मॉडल
से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। तो लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल डबल हो गया, ठीक है, नहीं ठीक है, लार्ज मल्टी मॉडल LMM ऐसा मॉडल है जो मानव जैसी धारणा की नकल करने के लिए कई संवेदी इनपुट का प्रयोग करता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव संचार की एक विस्तृत श्रृंखला पर प्रतिक्रिया करने में सहायता करता है, जिससे संचार अधिक वास्तविक और सहज हो जाती है। LMM कई डेटा प्रकारों को एकीकृत करते हैं, जैसे इमेज, टेक्स्ट, लैंग्वेज, ऑडियो और अन्य विविधता। यह मॉडलों को छवियों, वीडियो तथा ऑडियो को समझने एवं उपयोगकर्ताओं के साथ संवाद करने में मदद करता है। मल्टी मॉडल के कुछ उदाहरणों में GPT-4V, मेडपॉम M, DALL-E, स्टेबल डिफ्यूजन और मिड जर्नी शामिल हैं। अतः विकल्प सी सही है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें विमुक्त जाति के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला कथन क्या है? सही है। कितने सही है बताना है। उन्हें वर्ष 1972 में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर विमुक्त कर दिया गया था। तो हो जाएगा आंसर 1952 में किया गया था, तो ये गलत है। वे कुल भारतीय आबादी का लगभग मात्र 10% हिस्सा ही हैं, तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए केवल एक सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियाँ, इन्हें विमुक्त जाति के नाम से भी जाना जाता है। यह समुदाय सबसे अधिक असुरक्षित और वंचित है। कथन पहला सही है। ब्रिटिश शासन के दौरान आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 जैसे कानूनों के तहत गैर अधिसूचित समुदायों को जनजात अपराधी के रूप में अधिसूचित या अंकित किया गया था। उन्हें वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर गैर अधिसूचित कर दिया गया था। कथन दूसरा सही नहीं है। भारत में लगभग 10% आबादी NT, SNNT और DNT समुदायों से बनी है। कथन तीसरा सही नहीं है। ठीक है।